अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे दूसरे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिनमें सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट होगा फिजिकल बैलेंस और उसके बाद फिर कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट आएंगे जो कि टाइम मेजर करने के लिए नोट किए जाएंगे। तो यहाँ पर फिजिकल बैलेंस के बारे में पढ़ने से पहले यहाँ पर हम मास को डिस्कस करेंगे कि मास क्या है, या मास जिस यूनिट में मेजर किया जाता है तो उस यूनिट को कैसे आइडेंटिफाई किया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है किलोग्राम। तो पहले यहाँ पे जो डू यू नो, ये एक फैक्ट लिखा हुआ है, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द किलोग्राम ओरिजिनली डिफाइंड एज द मास ऑफ 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ वाटर एट द टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी। इसका मतलब ये है कि मास को अगर हम डिफ़ाइन करें, एक और चीज़, मास और वेट हम सेम लेते हैं। यानी फिज़िक्स में अगर हम देखें तो वैसे जनरली फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, हर जगह कॉमन लाइफ में हम मास को और वेट को सेम लेते हैं। लेकिन इन टर्म्स ऑफ फिज़िक्स ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि मास और वेट सेम है, बच्चे इन चीज़ों को सेम लेते हैं। तो जहाँ पर मैं मास बोल रही हूँ वो वेट नहीं है। वेट इज़ अनदर थिंग, वेट इज़ द फोर्स एंड मास इज़ द क्वांटिटी। तो आगे हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। तो मास क्वांटिटी है जिसको आप वज़न कहते हैं, वेट वज़न नहीं है, वेट कुछ और है, वो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो मास मेजर करने के लिए हम एक यूनिट यूज़ करते हैं, ऐसा यूनिट यूज़ करते हैं जो कि है किलोग्राम। तो किलोग्राम को यहाँ पर डिफ़ाइन कर रहे हैं। किलोग्राम की डेफिनेशन लिखी हुई है कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ वाटर लीजिए, ये डेंसिटी दी हुई है। 1 क्यूबिक डेसीमीटर क्यूब आपने वाटर लिया और उसका इतना टेम्परेचर हो कि उसकी डेंसिटी मैक्सिमम हो, यानी आपने डेंसिक वाटर लिया लिक्विड फॉर्म में और उसका टेम्परेचर इतना है कि उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होगी, तो वहाँ पर ये 1 क्यूबिक डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर का जो मास होगा वो कहलाएगा 1 किलो। ये जो डेफिनेशन थी ये एक कॉन्वेंशन, एक मैट्रिक कॉन्वेंशन के थ्रू दी गई थी, एक इंटरनेशनल मैट्रिक कॉन्वेंशन जो कि 1875 में पास हुई थी। और इंटरनेशनल प्रोटोटाइप किलोग्राम, यानी कि एक स्टैंडर्ड यूनिट दिया गया था उस वक्त किलोग्राम, और उस किलोग्राम को स्टैंडर्ड यूनिट रखते हुए हमने उसका एक मास डिसाइड किया था, ठीक है, एक कॉन्वेंशन के थ्रू। तो पहले ये कॉन्सेप्ट था मास का, यानी किलोग्राम का। तो किलोग्राम की जो अमाउंट थी, जो क्वांटिटी थी, वो ऐसे ली जाती थी। लेकिन इसके बाद फिर मास की डेफिनेशन चेंज की गई। तो मास की डेफिनेशन अब जो डेफिनेशन है, जो कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स के थ्रू अप्रूव की गई, वो डेफिनेशन हमने ली एक सिलेंडर के थ्रू। एक सिलेंडर लिया जो कि प्लैटिनम और इरेडियम अलॉय का बना हुआ था। इस अलॉय को हमने एज एन स्टैंडर्ड एक सिलेंडर के तौर पर लिया। उस सिलेंडर की जो विड्थ थी, या कह सकते हैं उसकी जो चौड़ाई थी, वो 39 मिलीमीटर थी, और उसकी जो लेंथ थी, या आप कह सकते हैं उसकी जो हाइट थी, वो भी 39 मिलीमीटर थी। तो वहाँ पर ये जो एक इस हाइट का और इस विड्थ का हमने एक सिलेंडर लिया है, इस सिलेंडर को एक स्टैंडर्ड के तौर पर लिया गया और हमने कहा कि ये जो सिलेंडर है ये 1 किलोग्राम का सिलेंडर है। तो ऐसे हमें किलोग्राम की डेफिनेशन मालूम हुई। फिर इसी तरह इसकी कॉपीज़, ये जो सिलेंडर था इसके डिफरेंट कॉपीज़ बनाकर डिफरेंट कंट्रीज़ में फैलाई गई, जिसको कहा जाता है नेशनल प्रोटोटाइप मीटर एंड किलोग्राम। इसके थ्रू क्या किया गया, हमने डिफरेंट कॉपीज़ डिफरेंट कंट्रीज़ में बनाई, और इसकी वजह से फिर आज हम 1 किलोग्राम जो मेजर करते हैं वो इसकी बेस पे मेजर करते हैं। आगे आप देख सकते हैं, आगे आपके पास यूनिट कॉन्वर्जन दी हुई है। तो लिखा हुआ है 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 kg। अगर हमारे पास 1000 ग्राम होंगे तो 1 किलो के बराबर होगा, और इसी तरह 1 ग्राम हमारे पास 1000 मिलीग्राम के बराबर होगा, और फिर इसी तरह 1 ग्राम हमारे पास 10 पावर 6, ये 10 पावर 6 है, हम इसे 10 पावर 6 कह सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे ये पूरा ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखा है, मैं ऐसे साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ रही हूँ। तो ये 10 पावर 6 माइक्रोग्राम के बराबर होगा, और इसी तरह 1 ग्राम नैनोग्राम में अगर लिया जाए तो वो 10 पावर 9 होगा। इसी तरह 1 ग्राम अगर एलबी में लिया जाए तो वो 0.0021 होता है। तो ये मेरे पास थी यूनिट कन्वर्जन। इस पर यूनिट कन्वर्जन पे एक अलग से वीडियो मौजूद है, इसी चैनल पर आप देख सकते हैं, और इसके ज़रिए आप यूनिट कन्वर्जन सीख सकते हैं। तो ये आपकी बुक में लिखा था, तो इसको मैंने यहाँ पर बता दिया। तो यू हैव टू लर्न इट फॉर यूनिट कन्वर्जन। अब इसके बाद आगे देख सकते हैं आप, आगे फिजिकल बैलेंस दिया हुआ है। फिजिकल बैलेंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ होता है मास मेजर करने के लिए। तो यहाँ पर इसका आउटर स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं।
ये आउटर स्ट्रक्चर ये ऐसा दिखता है, हो सकता है आपने देखा हो ये लैब में। इसी तरह फिर इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो आगे लेबल हुआ है। तो इसकी लेबलिंग हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किस लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैंने कहा ये मास मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये स्टार्ट में लिखा हुआ है। और ये लेबॉर्ट्री में हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, जहाँ पर हम स्मॉल स्केल पे प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स पे वर्क कर रहा होता है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स पे, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स को आप इस तरह अभी फ़िलहाल समझ सकते हैं कि ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी पे ऑबे कर रहा होता है। क्योंकि ये आगे आप पढ़ेंगे, जब आप टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे तो आपको प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी आप इसको बस इतना समझ सकते हैं कि ये बराबरी पे, यानी दोनों साइड्स, दोनों पलड़े अगर बराबर हो जाएं तो वहाँ पे हम कहेंगे कि इतना उस बॉडी का मास आया है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है एक तरह से। अब इसमें होता क्या है, इसमें आप देख सकते हैं, अब हम फिगर की तरफ देखते हैं तो फिगर में आप देख सकते हैं ये बीम पे कंसिस्ट कर रहा होता है। ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो बीम पर कंसिस्ट कर रहा होता है, और बीम से फिर दो साइड्स पर, यानी कह लें एक साइड पर बैलेंसिंग स्क्रू होता है जो इसको बैलेंस कर रहा होगा, और दूसरा क्या है, दूसरा जो इसका सेंटर पॉइंट और इसके अलावा जो इसका एंड कॉर्नर है वो कहलाता है एगेट नाइफ एंड एगेट प्लेट। फिर बीच में इसके एक निडल होती है, उस निडल को पॉइंटर कहा जाता है। वो मिड में हो तो इसका मतलब है बैलेंस इक्वल है, वो अगर मिड में नहीं है तो इसका मतलब बैलेंस बराबर नहीं है, तो उस निडल को हम कहते हैं पॉइंटर। इसके बाद ये जो निडल है ये स्केल के इर्द गिर्द मूव कर रही होती है, तो स्केल यहाँ पर मौजूद है जो कि रीडिंग को रीड करेगा, जो ये बताएगा कितने का डिफरेंस आ रहा है। अगर निडल बीच में है तो बराबर है, अगर निडल लेफ्ट मूव कर रही है तो इसका मतलब लेफ्ट साइड कम है और राइट साइड ज़्यादा है, और अगर निडल राइट मूव कर रही है तो इसका मतलब राइट साइड कम थी और लेफ्ट साइड ज़्यादा है। तो हमें राइट साइड पर और मास डालना पड़ेगा या और वेट्स डालने पड़ेंगे। इसके बाद अब आगे पैन क्या है, पैन ये जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉटल रखी हुई है, तो ये बॉटल जिस चीज़ पर रखी हुई है और वेट्स इस चीज़ पर रखे हुए हैं, ये कहलाता है पैन। पैन में हम ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं, ज़्यादातर हम लेफ़्ट पैन में ऑब्जेक्ट को रखते हैं और राइट पैन में हम वेट्स डालते हैं। इसके बाद नीचे नोब मौजूद है, इस नोब को हम कहते हैं अरेस्टमेंट नोब। इसकी मदद से हम बैलेंस को मूव करते हैं। अगर आप तराजू को देखें तो तराजू को वो तो डायरेक्ट उसमें ऑब्जेक्ट्स रखते रहते हैं और वो बैलेंस हो जाए तो हम वहाँ पे रीडिंग ले लेते हैं, लेकिन फिजिकल बैलेंस में हमें नोब मूव करनी होती है। नोब को मूव करने से हम पहले ये देखते हैं कि नीडल किस तरफ जा रही है, फिर नोब को हम वापस रोटेट करवाते हैं और उसके बाद उसमें वेट्स डालते हैं। तो नोब क्या करती है, नोब उस नीडल को, उस पॉइंटर को मूव करने के लिए मदद देती है। इसके बाद नेक्स्ट है पिलर। अब ये जो नोब जहाँ मूव कर रही है वो मूव कर रही है एक पिलर के इर्द गिर्द, तो वो पिलर जिसकी वजह से पूरा बैलेंस कहने मौजूद है या पूरा बैलेंस काम कर रहा है, ये कहलाता है, यहाँ पर ये पिलर मौजूद है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारे पास प्लम लाइन। प्लम लाइन क्या होता है, प्लम लाइन ये बताता है कि आपका जो बैलेंस है या आपकी जो निडल है वो प्रॉपरली हॉरिजॉन्टल आ रही है या नहीं आ रही। नेक्स्ट फिर आपके पास वेट्स आप डालते हैं और आप इस तरह वज़न निकालते जाते हैं। और फिर होते हैं लेवलिंग स्क्रूज। लेवलिंग स्क्रू क्या करते हैं, लेवलिंग स्क्रू पूरे बैलेंस को नीचे से बैलेंस करवाते हैं, उसकी जो बेस होती है उससे बैलेंस कराते हैं। इसका जो आउटर स्ट्रक्चर है वो वुड का बना हुआ होता है, जैसे कि आप इसके आउटर फिगर में देख सकते हैं। अक्सर इसमें ग्लास भी मौजूद होता है। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट डिवाइस की तरफ। फिजिकल बैलेंस जो था वो एक मैकेनिकल डिवाइस थी, इसी के ऑपोजिट में एक होता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस डिजिट्स में वैल्यूज़ दे रहा होता है, यानी कि इसमें हमें स्केल रीड करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि डिजिट्स में डायरेक्ट आ जाता है। जैसे डिजिटल वॉचेस होती हैं वो डायरेक्ट डिजिट में हमें टाइम बताती हैं, इसी तरह ये डायरेक्ट डिजिट में हमें मास बताएगा। तो ये न्यू प्रिंसिपल पर काम कर रहा है। अक्सर आपने शॉप्स वगैरह पर ये बैलेंस रखा हुआ देखा होगा जो कि मास मेजर कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, अब ये डिफरेंट यूनिट्स में मौजूद होता है। ये ग्राम में भी मौजूद होता है, ये मिलीग्राम में भी मौजूद होता है, और ये माइक्रोग्राम, किलोग्राम, ये हर यूनिट में मौजूद होता है। डिपेंड करता है आपके पर्पस पर कि आप किस लिए उस डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद ये बिल्कुल इलेक्ट्रिकली काम करती है। तो आप क्या करते हैं, जब आपको रीडिंग लेनी होती है आप डिवाइस को ऑन करते हैं और उसको 0 पे सेट करते हैं। इसके बाद आप ऑब्जेक्ट को उसके अंदर उसके ऊपर रख देते हैं, जिसके ऊपर प्लेट मौजूद है, इसके ऊपर आप ऑब्जेक्ट रखते हैं और ऑब्जेक्ट को रख के फिर आप इसे जो स्टार्ट कर चुके होते हैं तो वो डायरेक्ट रीडिंग दे रहा होता है, तो वो डायरेक्ट मास बता देता है कि ऑब्जेक्ट का कितना मास है।
तो यहाँ तक ये हमारे मास से रिलेटेड हमने इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े। 2 इंस्ट्रूमेंट्स हमने पढ़े, एक फिजिकल बैलेंस और एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस।